नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को पहला स्थान मिला है। इस झांकी को अगली 18 मई तक राज्य के कई स्थानों पर आम जनता को दिखाया जाएगा और इस झांकी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में प्रदेश के जनपदों, ब्लॉक मुख्यालयों और अन्य मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन के लिए विधिवत पूजा अर्चना के बाद फ्लैग दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब प्रदेश की झांकी को अन्य प्रतिभागी राज्य के मुकाबले देश का पहला स्थान मिला। गौरव की बात है और एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि जहां पर पूरे देश के 27 राज्यों ने अपना प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रदेशों की झांकियां वहां पर लगाई और ये ऐतिहासिक परेड थी, कर्तव्य पथ थी। राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम, जागेश्वर धाम से लेकर जिम कॉर्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद उत्तराखंड लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकारों से बातचीत की और इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के विकास पर चर्चा की। साथ ही राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 मकान राज्य को आवंटित करने और 125 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की स्वीकृति, राज्य में पीएमजीएवी की सड़कों को बनाने और राज्य में वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए प्रधानमंत्री से मांग की गई। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चूंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर पीएमजीएसवाई की सड़कें बननी है, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती है उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। इन सब बातों के लिए मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। सौंग डैम के लिए भी अनुरोध किया है, निर्मला सीतारमण जी से भी, और रेल मंत्री जी से कुछ नई ट्रेनें चलाने के लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। टनकपुर से देहरादून की एक ट्रेन, रामनगर से देहरादून की ट्रेन और वंदे भारत के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास के एजेंडे को रखा और जोशीमठ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापना के लिए लगभग 3,000 करोड़ के पैकेज के भी मांग की गई और साथ ही सीएम ने उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को लेकर रेल मंत्री से भी मुलाकात की और उन्होंने इस दौरान रामनगर, दिल्ली और देहरादून टनकपुर के बीच कई ट्रेनों के संचालन के लिए भी अनुरोध किया गया। मनवीर चौहान ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, उससे उत्तराखंड को मोदी जी की बड़ी उम्मीदें हैं और इस मुलाकात के बाद केंद्र की ओर से जोशीमठ प्राकृतिक आपदा के लिए विशेष पैकेज मिलेगा और अन्य विकास की योजनाओं को भी गति मिलेगी। धामी जी प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कित संकल्पित हैं और वो लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत कार्य करते रहते हैं और इसी निमित्त उन्होंने अभी
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के चौमुखी विकास की कई योजनाओं और विकास के लिए कई प्रस्ताव उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिए और इसके साथ ही अन्य कई मंत्रियों के से भी उन्होंने मुलाकात कर उनके विभागों से प्रदेश के विकास के लिए अनेकों योजनाओं की उन्होंने मांग की है और साथ ही जोशीमठ भूदशाओं के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से 3,000 करोड़ के राहत पैकेज की और उनके विस्थापन की के लिए प्रस्ताव दिया है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे डबल इंजन की सरकार है और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव और आशीर्वाद उनका रहता है, उसको लेकर के जो प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसको क्रियान्वित किया जा रहा है और उससे प्रदेश का विकास हो रहा है। अन्य योजनाओं की भी हमें प्रदेश को मिलने की संभावना है और हम कह सकते हैं। उत्तराखंड सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो भी लोग गुमराह करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केदारनाथ और यमुनोत्री के खच्चरों के खानपान और विश्राम के लिए समुचित व्यवस्था हो, इस संबंध में बनी गाइडलाइन पर 100% पालन होना चाहिए। हेलीकॉप्टर के टिकट ब्लैक में बेचने वालों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की प्रतिष्ठा का विषय है, इसलिए इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा, यात्रा सीजन में धाम और चारधाम यात्रा और मार्गों पर SDRF और पुलिस बल, जल पुलिस, गोताखोर और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी और व्यापक प्रबंध होने चाहिए। वाहनों की नियमित चेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन स्थानों पर अधिकांशतः मार्ग अवरुद्ध होते हैं, ऐसे में स्थानों पर चिन्हीकरण, जब JCB और अन्य तरह की मशीनें आदि व्यवस्था पर वहां पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ चारधाम यात्रा मार्ग पर चेक पोस्ट स्थापित कर वाहनों की नियमित चेकिंग के साथ साथ चालकों और ट्रेवल एजेंसियों को यात्रा से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए जाए। यात्रा पर आने वाले यात्रियों की जानकारी के लिए प्रत्येक टैक्सी में प्रदेश की स्थापना, विभिन्न सर्टिफिकेटों की जानकारी, संबंधित साहित्य में रखवाने वाली व्यवस्थाएं जो है वो की जानी चाहिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे और इस दौरान देहरादून से दिल्ली के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। देहरादून से केंद्र की योजनाओं को लेकर समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी उत्तराखंड को नई सौगात भी दे सकते हैं। बिष्ट ने बताया कि नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के लिए ऑल वेदर रोड पर के अलावा स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में तब्दील किया है। उन्होंने बड़े बड़े पुल का स्वीकृति की है और वही उत्तराखंड के प्रति नितिन गडकरी जी का विशेष प्रेम और स्नेह है। राज्य की जनता भी नितिन गडकरी के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को नितिन गडकरी आएंगे और उसी दिन पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाना है। देखिए, अपने देश के यशस्वी परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके अंतर्गत उनका एक तो जो नेशनल हाईवे, जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली देहरादून का, उसका उन्होंने स्थल निरीक्षण करना है। दूसरा, उन्होंने देहरादून में जो केंद्र के जो योजनाएं उनके विभाग से संबंधित है उनकी समीक्षा बैठक करनी है। नए कुछ सौगात उत्तराखंड को देंगे और पहले ही नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड के लिए ऑल वेदर सड़क है, दूसरे जो हमारे स्टेट हाईवे थे उनको नेशनल हाईवे में किया है, बड़े बड़े ब्रिज उन्होंने सैंक्शंस किए हैं। तो उनका उत्तराखंड के प्रति जो स्नेह और प्रेम है और जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया है, कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है, राज्य की जनता भी उनके कार्यक्रमों को लिए उत्साहित है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, उनको भी संबोधित करने का काम करेंगे। क्या डेट तय हुई है, कितनी तारीख को आना है? संभव तो अभी 6 तारीख को वो आने वाले हैं। हमारा 6 तारीख को राज्य का अपनी पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम भी है
पार्टी उस कार्यक्रम को भव्य रूप में मना रही है। तो अभी तक की जो सूचना प्राप्त हुई है कि वो 6 तारीख को उत्तराखंड में आगामी 11 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो रही है और इसी के तर्ज पर प्रदेश में नया शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी नए शिक्षा सत्र के दौरान 11 अप्रैल से राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें मुहैया कराने की कवायद तेज कर दी गई है और जल्द से सभी स्कूलों के छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजट सत्र के दौरान शिक्षा विभाग के लिए बजट का प्रावधान होने के बाद भी निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए MOU साइन कराया गया। उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिनों के बाद सभी स्कूलों में किताबों की पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद छात्रों को वितरण किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बार स्कूल चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडिट स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं और किताब देने का अभियान भी हम उसका टेंडर हो गया है, MOU हो गए हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी और बच्चों को सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें इस बार दी जाएंगी। इस बार चूंकि 4 लाख बच्चों को अतिरिक्त किताबें देनी थी, इसलिए जैसे बजट सत्र से बजट पास हुआ है वैसे हम लोगों ने उसका MOU कर लिया है और अब स्कूलों में 4-5 दिन से किताबें मिलना शुरू हो जाएंगी और पहली प्रदेश सरकार है यहाँ उत्तराखंड की जो कि एडिट स्कूलों को भी निःशुल्क। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची और वहां पर उन्होंने सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले व्यूला आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस आंगनबाड़ी केंद्र के बनने के बाद यहां पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत राज्य के हर जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री के अनुसार अल्मोड़ा जिले में अभी 40 केंद्र खोले जा चुके हैं और अन्य पर काम चल रहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये वे स्थान हैं जहां बच्चों को शिक्षा दीक्षा के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को पोषण मिलता है। देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा जिला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक सुविधापरक स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है और मुझे इस बात को भी कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारे बच्चे जो है अब वो शिक्षा दीक्षा में भी जो है यहाँ पर आसानी से वो प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा है कि हर जिले को जो है 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है उनके भवन निर्माण का काम किया जाएगा, जिसमें जनपद अल्मोड़ा के निमित्त जो है लगभग 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन है। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र वो स्थान होते हैं जहाँ पर महिलाएं और बच्चों के लिए जो है उपयुक्त, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे शिक्षण से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो। उधम सिंह नगर जिले के किक्षा क्षेत्र में कांग्रेसियों के बीच चल रही गुटबाजी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने एसडीएम प्रशासन को ज्ञापन देकर राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में संचालित नगरपालिका से भवन खाली कराने की मांग की। किक्षा में एसडीएम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेसियों ने कहा कि राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल का निर्माण जनता के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए करवाया गया था, लेकिन पालिका प्रशासन की ओर से कम्युनिटी हॉल के ऊपर बिल्डिंग पर अवैध रूप से कब्जा कर नगरपालिका के कार्य संचालित किए जा रहे हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि कम्युनिटी हॉल के नीचे हॉल में तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन जगह कम होने के कारण आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसडीएम कौतुंभ मिश्रा को ज्ञापन देकर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।
नगर पालिका का जो कार्यालय है वो राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में है। जो कम्युनिटी हॉल जनता के शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है, उस पर नगर पालिका ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा किच्छा के जो जनप्रतिनिधि हैं, किच्छा की जो जागरूक लोग हैं, वो भी आंख मूंदे बैठे पड़े हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे जनता ने शिकायत की, गरीब जनता ने मुझे कहा कि भाई साहब हम कहाँ अपना शादी कराएं, कहाँ हम अपना ब्याह कराएं, कहाँ क्रियाक्रम कराएं। तो निश्चित रूप से आज मैंने बात उठाई है और एसडीएम साहब से अभी हम अंदर वार्ता करते हैं, और इसको अगर नहीं हटाया गया, यहाँ से कब्जा इसका खाली नहीं करेगा, तो हम जनता को लेकर उस गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे सारे किच्छा के लोग। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ होती है? नहीं, शादी होती है ना ऊपर, सारा वो हॉल जो है वो शादी होने से मतलब नहीं है। वो सारा हॉल वो राजीव गांधी कम्युनिटी के नाम से है, वो नगर पालिका कार्यालय नहीं है। नगर पालिका कार्यालय यहाँ पर है। मतलब हाँ, यहाँ पर आपका कहने का मतलब है कि पूरी बिल्डिंग खाली होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उससे क्या मतलब है भाई, वो जिस काम के लिए उसका उद्देश्य है। जब सरकार पारदर्शिता की बात करती है, जनप्रतिनिधि जनता के हक पर कब्जा कर लेंगे और जनप्रतिनिधि इसको गलत तरीके से इसका उपयोग करेंगे, किच्छा की आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। लोगों ने इस पर कहा कि यहाँ कम्युनिटी हॉल में पूरा हॉल, यहाँ पर जो है सारी गाड़ियाँ खेल मैदान में इस पर खड़ी हैं। ये सब क्या गंदगी है, ये अच्छा लग रहा है? देखिए, एसडीएम कार्यालय हम लोग ये कम्युनिटी हॉल जो है आम जनता के लिए नरेंद्र तिवारी गवर्नमेंट ने उस समय आम जनता को सौंपा था। आम जनता के शादी ब्याह के लिए उस समय जो ज़रूरत थी उसके लिए सौंपा गया था। मेन शहर की प्रॉपर्टी थी। आज नगर पालिका ने इसमें अपना कार्यालय बना दिया है। आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के हम लोग आज आए हैं, ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका को ही अन्य स्थापित किया जाए। उनका अपना बजट होता है, वो अपनी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही में से है, जहां आपको बता दें नादेही ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पशु चोर गिरोह सक्रिय है। और आपको बता दें कि यह बीते कुछ दिनों से भेड़ चुरा रहे हैं और इसका नजारा ग्रामीण नादेही चौकी पर धरना दिया गया और वही पशु चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। और इस पर आपको बता दें कि मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघन भी वहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से क्षेत्र में पशु चोरी हो रहे हैं, जिसके लिए ग्रामीण और ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से बातचीत की गई और पुलिस ने 1 हफ्ते के भीतर चोरी की वारदात से पर्दा उठाने की बात कही। पिछले एक पखवाड़े में लगभग 25 भैंसें इस क्षेत्र से चोरी हो चुकी हैं और जिनकी चोरी है सब गरीब लोग हैं, उस पर आश्रित हैं, भैंसों के जो भैंस पालन पर आश्रित थे। तो बड़ा दुखदायी कांड हुआ है। अब इस पर पुलिस प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लोगों एक तरह से संतुष्ट नहीं थे कार्रवाई से, तो इसलिए ये एक लोग यहाँ पर आए हैं। क्षेत्र के हमारे प्रधान भी हैं, सामान्य जन हैं, सब संभ्रांत नागरिक, महिला शक्ति, सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भी आया। पुलिस प्रशासन की बात सुनी है। अभी आश्वासन मिला है कि 1 हफ्ते के अंदर ही चोरियाँ खुली जाएंगी और अब लोग शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर एक अपनी बात रखी और इस आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया है। जो उम्मीद है कि राज्य में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वही आपको बता दें, लिहाजा नैनीताल जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथ जोशी का कहना है कि ICMR और निर्देशालय के अनुसार दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम और सांस के मरीजों को कोविड-19 के टेस्ट करवाना चाहिए। साथ ही कंटेनमेंट रेजिंग के हिसाब से उन्हें ध्यान रखा चाहिए। और गौरतलब है कि पिछले सप्ताह में राज्य में कोविड-19 के मामलों में एकाएक इजाफा हुआ है। इजाफा केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग भी काफी काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भी ऑक्सीजन समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइन आई है ICMR से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी ILI के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। और तैयारी के तरीके हो रखी थी, अभी सारी है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सब फंक्शनल हैं और टीम भी हमारी पूरी तैयार है। सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है हमारे पास।
हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई कार्यकर्ता एक बार फिर से तहसील गदरपुर में धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। आपको बता दें कि अभी सोमवार को कांग्रेस के एक गुट होकर फसलों के नुकसान को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार पूजा शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा था और इसके बाद कांग्रेस के दूसरे गुट की ओर से तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को के नाम वहां पर वापस से ज्ञापन सौंपा गया। किसान की इतनी बुरी हालत है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। किसानी में इलावा कर्ज के कुछ नहीं मिल रहा है। बैंक का कर्ज, सोसाइटी का कर्ज, महाजन का कर्ज, आज की तारीख में हम कर्ज से नहीं उबर पा रहे हैं। रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। 3 फसलें हमारी खराब हो चुकी हैं, जिसमें पिछला धान था, पिछली गेहूं थी, और कभी मंडी की मार पड़ जाती है, कभी मौसम की मार पड़ जाती है। हम तो बिल्कुल असहाय हुए पड़े हैं। इस स्थिति में वो मजदूरी करना बेहतर है बजाय कि खेती करना। आने वाले समय में किसान सब पलायन कर जाएंगे और अन्न की कमी इस देश में होने वाली है। जो समय आ रहा है, अगर किसान की सुध नहीं ली गई तो आप ये मानिए कि ये देश नीचे चले जाएगा। बहुत विकट स्थिति है और हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कुछ मदद की जाए, किसी हाल में की जाए। इतनी महंगाई है, इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, इतनी महंगी खाद है, इतने महंगे ट्रैक्टर हैं, कहाँ से लाएं? एक ट्रैक्टर खरीदने के बाद 20 साल उसको जोता जाता है। ट्रैक्टर की किस्त देने के लिए पैसे नहीं होते, बैंक वाले ले जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। तो मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमारी तरफ देखें और कुछ न कुछ करें। सर्वेक्षण करने हेतु निर्देशित किया है और हमारे सभी राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षक प्रति ग्रामवार इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम बार बार ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप अपने गांव में बने रहिए। आपको किसी भी प्रार्थना पत्र पे हमारे ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही समस्त राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षकों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि वह अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और कूड़ा प्रबंधन को उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए विकास भवन सभागार में जिले के सभी ग्रामीण पंचायत अधिकारियों को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी गोपाल सिंह ने सभी पंचायत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को डस्टबिन, कूड़ा प्रबंध के लिए गड्ढे और कूड़ा एकत्रण केंद्र को पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत अधिकारियों को स्वच्छता मद स्वीकृत करने के लिए बजट स्वच्छता कार्यक्रमों से 100% खर्च के लिए निर्देश दिए गए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जो PIL 93 जितेंद्र यादव के द्वारा जो सरकार और बनाम राज्य सरकार की जो रीट फाइल की थी, उसमें आज हमने निदेशक महोदय के आदेशों के क्रम में एक बैठक रखी थी, जिसमें इनको ये दिया गया कि हमारा जो गांव है वो स्वच्छ और साफ़ सुथरा होना चाहिए और उन गाँव में टाइड ऑफ का पैसा जो स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत है वो पूरा व्यय होना चाहिए और हमारे पूरे गांव में कूड़ा निवारण गड्ढे और कूड़ा एकत्रीकरण। कुमाऊं आयुक्त दीपक राउत ने IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे और जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टनकपुर के शारदा घाट को लेकर पूर्णागिरी स्थान तक स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टनकपुर स्थित शारदा घाट पहुंचने पर कुमाऊं आयुक्त को जिलाधिकारी की ओर से शारदा घाट में सिंचाई विभाग की ओर से कराए जा रहे घाट सौंदर्यीकरण और अन्य क्षेत्रों में कराए जा रहे घाट सुरक्षा के कार्यों की जानकारी दी गई। और वहीं शारदा घाट के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं और व्यापारियों का भी हालचाल जाना। इस मौके पर व्यापारियों ने आयुक्त दीपक राउत को शारदा घाट पर श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने और व्यापारियों के लिए टीन शेड बनाए जाने के सुझाव दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्राथमिकताएं हैं। एक तो शारदा में जो हमारा घाट है अभी काफ़ी छोटा है, एक तो इसको लंबा करना है, 200 मीटर से भी लंबा इसको बनाना है। इसमें लगभग 30 करोड़ का खर्चा आएगा, इसका एस्टिमेट बन चुका है। उसके बाद जो हमारा पूर्णागिरी मेला है, इसमें 2 बड़ी पार्किंग्स पड़ती हैं जो वर्तमान में, जो एक बूम में एक पार्किंग है और उसके अलावा ठूली गार्ड में पार्किंग है। दोनों ही अभी हम
एक तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस हैं। हम उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ पक्का काम नहीं कर सकते, टॉयलेट्स नहीं बना सकते, श्रद्धालुओं के लिए और फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से जो अभी लाइटिंग है, जिसमें हर बार खर्चा आता है प्रशासन का या मेला समिति का या पब्लिक का, उसमें भी अब पक्के जो हमारे बिजली के पोल्स हैं उसको लगाने का निर्णय हुआ है। इधर आप देख रहे हैं कि बगल में ही एक अच्छी राफ्टिंग की स्ट्रेच भी यहाँ पे राफ्टिंग पूर्व में हुई भी है, इसकी भी अप्रोच बनाई जा रही है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा, ये एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म भी होगी, एडवेंचर टूरिज्म भी होगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी होगा। कुल मिला के बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होंगी और इसी की आज मैं एक तरह से यहाँ पे समीक्षा करना है। हमारे यहाँ पे टनकपुर में पैरा मोटरिंग स्टार्ट किया हमको 1 महीना हुआ। 1 महीने पहले सीएम सर ने यहाँ पे आके इनॉग्रेशन किया था। अभी धीरे धीरे आज ही अभी अचानक से हमको डीएम सर भंडारी सर से मैसेज मिला कि कुमाऊं आयुक्त रावत सर आ रहे हैं, प्लस आईजी यहाँ के आ रहे हैं, तो उनको दोनों को पैरा मोटरिंग का राइड देने का मेरे को अवसर मिला। दोनों काफ़ी खुश थे अपनी अपनी इंडिविजुअल फ़्लाइट लेके, और उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि यहाँ पे जो एक नई जगह बन रही है टनकपुर में एरो स्पोर्ट्स के लिए प्लस एडवेंचर के लिए, उसके लिए वो सारी सहायता करेंगे। उन्होंने इसके सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस, कितना सेफ़ है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होता है, इसमें रोज़गार मिलने के क्या क्या अवसर है, वो सारा चीज़ का मेरे से ब्यौरा लिया, जिनका हमने सब जवाब दिया और उनको काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने सामने से, रावत सर ने तो स्पेसिफिकली सामने से बोला कि हम आपके टनकपुर के लिए ये सब प्रचार प्रसार करेंगे कि यहाँ पे लोग आए। और उत्तराखंड के टनकपुर के पूर्णागिरि क्षेत्र में आजकल दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम वहां पर उमड़ रहा है। ऐसे में टैक्सी चालकों की ओर से किए जा रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए भैरव मंदिर के थाना प्रभारी की ओर से एक अभियान चलाया गया, जिसमें थाना प्रभारी हरीश प्रसाद की ओर से ठिलुगाड़ में भैरव मंदिर तक चलाने के लिए टैक्सी चालक को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें नशे के प्रति जागरूक भी किया गया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि अगर कोई भी चालक नशे की हालत में और क्षमता से अधिक सवारियों का संचालन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।